रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी न कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश। अब सिफारिश नहीं होती मेरी ऐसी है ख्वाहिश। सरगम गाना गा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी दो जेठानियाँ मैथिली और रूपम आते हैं और कहते हैं, अरे वाह, सुबह सुबह डीनो जेम्स का गाना गा रही हो, मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे भी बहुत पसंद है, इसके सारे गानों के लिरिक्स बहुत सुपर्ब होते हैं। रूपम इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर बाकी की दोनों बहुएं मधु और अवनी भी आते हैं और एक साथ बोलते हैं, और हम दोनों को भूल गए आप, ये सॉन्ग हम दोनों को भी बहुत पसंद है। अरे आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ। वैसे एक बात तो है, हम पांचों बहुओं की पसंद एक ही है। जो भी गाना, सिंगर और म्यूजिक होता है ना, हम पांचों को एक साथ पसंद आता है। सही में, तभी तो हम पांचों के सुरताल इतना जमते हैं। नहीं तो आसपास के घरों से तो बस लड़ाई झगड़े की आवाज आती है, पर हमारे घर से एक साथ सुर से सुर मिलकर गाने की आवाज आती है। जी दीदी, और हम सब में सबसे बेस्ट तो सरगम है, जो आए दिन हम सब के लिए नए नए बढ़िया बढ़िया गाने तलाश करते रहती है और इसकी पसंद के गाने सुनकर हम सब झूमने लग जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मुझे बस अच्छा लगता है अपडेट रहना। जाने माने सिंगर्स के गाने तो हम आए दिन सुनते ही रहते हैं, पर हमें ऐसे सिंगर्स को भी तो सुनना चाहिए ना, जिनके पास हुनर है, बस उन्हें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि नए आर्टिस्ट, मुझे उनके गाने सुनना बहुत पसंद है। ऐसे ही पांचों बहुएं आपस में गीत संगीत को लेकर बातें करती हैं और अपना अपना काम करती रहती हैं। ऐसे ही एक शाम पांचों बहुओं की सास अनुपमा एक बड़ा सा बॉक्स लिए घर आती है और अपनी बहुओं को आवाज देती है, अवनी, मैथिली, रूपम, मधु, सरगम, कहाँ हो सब? यहाँ हो जल्दी सारे। जी माँ जी आ रहे हैं। जी माँ जी कहिए। देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है माँ जी? ये है वूफर। तुम पांचों को गाना सुनना, साथ ही गाना गाना बहुत पसंद है ना, तो इसलिए ये मेरी तरफ से तुम पांचों के लिए तोहफा है। वाह माँ जी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अब तो हम पांचों अपनी एक पसंद के गाने सुनेंगे, वो भी फुल वॉल्यूम में। माँ जी, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं, जो अपनी बहुओं का इतना ख्याल रखती हैं। माँ जी, हम इसमें अपनी पसंद के साथ साथ आपकी मनपसंद भी गाने चलाएंगे। जी माँ जी, चलो इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं, वो भी फुल वॉल्यूम में, और इसकी वॉल्यूम और बेस चेक करते हैं। इतना कहकर सरगम जल्दी से बूफर ऑन करती है और अपने फोन से कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले करती है और सब एक साथ झूमने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और सभी बूफर का खूब लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग एक साथ बैठे चाय का मजा ले रहे थे, तभी सरगम बूफर में एक सॉन्ग प्ले करती है। रातां कालियां दे विच गड्डी होवे, मेरी गड्डी विच तू होवे नी। रातां कालियां दे विच गड्डी होवे। वाह क्या आवाज है, कौन है ये सिंगर? इसके बोल कितने प्यारे हैं, एकदम गुड वाइब आ रही है सुनकर। और ये इसका म्यूजिक कितना मस्त है। पहली बार सुन रहे हैं ये सॉन्ग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बार बार सुन ले। अरे मैंने कहा था ना, मुझे नए नए आर्टिस्ट के सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। बस ये उसी में से एक है रियान शर्मा। मैंने इसके काफी गाने सुने हैं, मुझे बहुत पसंद आए, और ये वाला तो बड़ा ही रोमांटिक वाइब देता है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने काफी बार सुना। रुको, मैं आप सबको लिंक शेयर करती हूँ, फिर आप सब भी देखना इस उभरते सितारे को। सरगम रियान शर्मा के चैनल का लिंक अपनी सभी जेठानियों को शेयर करती है, जिसके बाद सरगम के साथ साथ अवनी, मैथिली, रूपम और मधु भी रियान शर्मा की फैन हो जाती है और सभी उसके गाने गाने लगती है। ऐसे ही एक दिन अवनी रियान शर्मा के गाने सुन रही थी, तभी वहाँ पर सरगम आकर कहती है, अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, ये न्यू सिंगर है रियान शर्मा, इन्हीं के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, इनकी बायो पढ़ रही थी। रियान शर्मा खुद अपने गीतों को लिखते हैं और म्यूजिक भी बनाते हैं। साथ ही इन्होंने YouTube पर कई म्यूजिक ब्लॉग और आर्टिस्ट के इंटरव्यूज को देखकर खुद को रेडी किया है। कितने होनहार है ना ये। अवनी और सरगम बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रूपम, मधु और मैथिली भी आकर कहते हैं, मैंने तो सारे गाने सुन लिए रियान के, अब तो मुझे इसके नए गाने का वेट है। मुझे भी। आई होप कि वो जल्दी ही कोई नया गाना हम तक जरूर पहुंचाएंगे। आएगा, जल्दी ही आएगा, फिर फुल वॉल्यूम में गाने बजेंगे भी और गाएंगे भी। आफ्टर ऑल हम पांचों बहुओं की एक ही पसंद है, सिंगर रियान शर्मा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं
और पांचों बहुएं जहाँ भी जाती वो सभी को रियान शर्मा के बारे में बताती और उसके चैनल को सब्सक्राइब करवाती। साथ ही सॉन्ग्स को लाइक और शेयर भी करवाती। और तो और उसके सॉन्ग्स के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर किया करती। ऐसे ही एक शाम जब पांचों बहुएं आराम से बैठकर अपना अपना फोन चला रही थी, तभी सरगम एकदम से खुश होकर बोलती है, ओ ये बल्ले बल्ले शावा शावा। अरे क्या हो गया, बताओ ना सरगम, इतनी खुश क्यों हो रही हो? अरे होना क्या है दीदी, हमारा इंतजार खत्म हो गया। रियान शर्मा का नया सॉन्ग आ गया तेरे करके विद वीडियो। सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे सोच के रहे हो, अब सब जल्दी से टीवी ऑन करो और नेट कनेक्ट करो। जल्दी करो और रुका नहीं जा रहा है। सरगम जल्दी से टीवी ऑन करती है और अपने फोन से नेट कनेक्ट करके टीवी में यूट्यूब प्ले ऑन करती है और जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर फुल वॉल्यूम में रियान शर्मा का न्यू ट्रैक तेरे करके सुनते हैं। पांचों बहुएं बिना पल के झपकाए एक टक रियान शर्मा का गाना सुनती और देखती हैं। गेड़ी कल्ली तेरे पिछे दूजियां ते लाउंदा नी मैं तेरे करके रकाने फिरां वैर पाउंदा नी मैं तेनू पट्टणे नू रहिना आ स्कीमां पाउंदा नी मैं। तभी वहाँ पर अनुपमा आकर कहती है, अरे बेटा ये लड़का कौन है, बड़ा ही अलग लग रहा है, कोई नया सिंगर है क्या? जी माँ जी, रियान शर्मा है ये, आप भी बैठो ना, सुनो इनका गाना। सरगम की बात सुनकर अनुपमा भी आराम से अपनी बहुओं के साथ बैठकर रियान शर्मा के सॉन्ग तेरे करके को एंजॉय करती है और लगातार 4-5 बार बैठकर सभी सॉन्ग सुनते हैं। और तभी अनुपमा कहती है, वाह जी वाह, गाना सुनकर तो मजा ही आ गया। लड़का जितना अच्छा दिखता है गाता भी उतना अच्छा है। जी माँ जी, और करता भी सब कुछ खुद ही है, खुद ही लिखता है, खुद ही म्यूजिक भी बनाता है और गाता भी है। ये तो ऑल इन वन है। हाँ, ऐसी नई बेहतरीन आवाज को सुनकर पता चलता है कि अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है ना, तो दुनिया की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना चाहिए। रास्ते तो रब खुद ही बना देता है। बल्कि हमें ऐसी ही नई आवाजों का साथ बनना चाहिए ताकि सभी को आगे आने का मौका मिले, हर किसी को अपनी मेहनत का फल मिल सके। बिल्कुल, जैसे हम पांचों रियान शर्मा के फैन हुई है, वैसे ही कितने लोग उनके फैन हो जाए। बिल्कुल, चलो जल्दी जल्दी हम अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट पर रियान शर्मा के नए गाने को शेयर करते हैं। जिसके बाद अवनी, मैथिली, रूपा, मधु और सरगम और साथ ही साथ अनुपमा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रियान शर्मा के सॉन्ग तेरे करके का लिंक और वीडियो क्लिप शेयर करती है। साथ ही बूफर की वॉल्यूम फुल करके गाना प्ले करती है और खूब एंजॉय करती है। रमेश अपनी माँ ललिता से बहुत प्यार करता था और वो कभी भी अपनी माँ की बातों को नहीं टालता। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड विनीता के बारे में ललिता को बताता है, तो ललिता उसे नापसंद करती है और उसे भूल जाने को कहती है, जिस पर रमेश अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ आप क्यों नहीं मानती, विनीता मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ विनीता से ही। तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, देखती हूँ कब तक मेरी नहीं सुनता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो तू अपनी माँ के लिए उस लड़की को भूल नहीं सकता क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ, तुम्हारे बाद अगर किसी को चाहता हूँ तो वो विनीता ही है माँ, और कोई नहीं। तूने तो मेरा सिर ही शर्म से झुका दिया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने तेरे लिए, कितनी आस लगाई थी कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानेगा, लेकिन तू सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी माँ को नकार रहा है। माँ मैं आपको कैसे समझाऊं? जब तक तू मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मानेगा ना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि मैं विनीता को भूल जाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन आप मरने की बात दोबारा मत करना। इतना बोलकर रमेश घर से बाहर जाता है और विनीता को कॉल करके उसे एक पार्क में बुलाता है। थोड़ी देर बाद विनीता पार्क में आती है और वो उसे पीछे से हग करते हुए बोलती है, लो मैं आ गई जानू, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रमेश उसके हाथों को अपने बदन से हटाते हुए उसे पीछे करता है और अपनी माँ के बीच हुए झगड़े के बारे में बताता है। रमेश की बातें सुनकर विनीता रोने लगती है और उसे बोलती है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ नजर आती है और मेरे प्यार का क्या, ये सब मजाक था तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ विनीता, अपनी माँ से और तुमसे बराबर का प्यार करता हूँ। वो कभी नहीं कहेंगी कि हम दोनों एक हो जाएं,
इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या तुम अपनी माँ को मना नहीं सकते? तुम्हें क्या लगता है विनीता, मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन माँ ने मुझे अपनी जान का वास्ता दिया है और ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ और उनका वास्ता मुबारक हो रमेश, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रमेश को बहुत दुख होता है और थोड़ी देर बाद वो उदास होकर पार्क से अपने घर चले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह ललिता उसे अपनी सहेली की बेटी नीलू की फोटो दिखाते हुए बोलती है, लड़की कैसी है बेटा? माँ मुझे पसंद नहीं और अभी ये आप बातें मुझसे ना ही करो। क्या खराबी है लड़की में और क्यों ना करूँ मैं बात इस बारे में? माँ अभी मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहता। तू मुझे मना कर रहा है? आप जो समझो माँ। मुझे तेरा यूँ मनमानी करना पसंद नहीं है बेटा। लड़की सुंदर है और अच्छे घर से है, और तो और उसके माँ बाप दहेज में मोटी रकम दे रहे हैं, तो मौका हाथ से मत जाने दे। माँ आप मुझे बेचना चाहती हो सिर्फ दहेज के चक्कर में? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है आपका? तू मुझसे प्यार नहीं करता ना, हमेशा मेरी बातों पे गुस्सा करता रहता है, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी फिर देखूंगी तू किस पे अपना रौब दिखाता है। आप चुप हो जाओ और ये मरने मारने की बात मेरे सामने मत करना दोबारा। तो फिर शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ, मैं राजी हूँ। ललिता इतना बोलकर पंडित के पास चली जाती है और कुंडली मिलवाकर दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती है। थोड़े दिन बाद रमेश और नीलू की शादी होने पर ललिता फूले नहीं समाती और शादी की अगली सुबह नीलू की पहली रसोई होती है। इसीलिए ललिता नीलू को उसके कमरे में बुलाने जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू अभी तक सो रही हो? ओहो, या सुबह सुबह कौन चिल्लाने लग गया, मेरी सारी नींद खराब कर दी। ओ मेरी प्यारी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो अपने शुभ हाथों से मेरी रसोई को भी शुभ कर दे। ओहो मैडम ललिता, मेरा मतलब मेरी सासू माँ, मेरे तक को नहीं हो गया चूल्हा चौका, आप जाके बना ले, और हाँ मेरे लिए भी बना के लिए ये दहेज नुआ ना लेके आ रही है अपनी गेल में। बहू तुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो रस्म है। मेरी बात है ना, कान खोल के सुन लो, अखाड़े की पहलवान हूँ मैं, कोई रोटी सोटी पोन वाली लुगाई कोनी। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी आपने। ये तो पंच मारकर मेरा मुंह सुझा देगी, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। हाय रे मेरी किस्मत। ललिता ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और रमेश को बताती है। इसी के साथ उसकी शिकायत करने पर वो नीलू को डांटते हुए बोलता है, तुमने माँ की बात क्यों नहीं सुनी? इब के हो गया? क्यों नहीं सुनती तुम माँ की बातें? तेरी माँ मने ना रोटी पोन खातर बुलावे है, मेरे तक को नहीं होवे या चूल्हा चौका घर का काम। आप बनाओ और आप खाओ, और हाँ मने भी खिला दो। तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? कोई अपनी सास और पति से ऐसे बात करता है? हेलो जी, कर लो बात। अब आपने मेरी भाषा से भी दिक्कत है, मैं धन्य हुए बोलिया करूँ, और आप कौन से प्रधानमंत्री लाग रहे हो जो आपको इज्जत दूं? नीलू का ये रवैया देखकर रमेश और ललिता तंग हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन नीलू की अकड़ एक दिन का भी कम नहीं होती, बल्कि अब वो उन दोनों पर हुक्म चलाती। एक सुबह ललिता किचन में काम कर रही होती है और नीलू डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बोलती है, ए बुढ़िया, कित मरगी रोटी दे दे मने। हाँ बाप का होटल खुला है, अभी लाती हूँ बहू। ललिता उसे खाना देते हुए खाने के स्वाद के बारे में पूछती है। कैसा बना है खाना? रे बुढ़ी, मैं घी तक गाल दे, तने मेरा कोनी, बिना घी के मैं रोटी न खाऊं। लाती हूँ बहू, लाती हूँ। रमेश ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था और वो ये सब बातें अपने फ्रेंड धीरू को बताता है। वो सारी बातें सुनकर नीलू से तलाक लेने की सलाह देता है। उसे अपने फ्रेंड की बात सही लगती है, जिसके बाद वो घर आकर ललिता को तलाक लेने के बारे में बताता है। ललिता को उसका सुझाव नीलू से छुटकारा पाने के लिए सही लगता है। नीलू शाम को टीवी पर रेसलिंग मैच देख रही होती है। तभी रमेश उसके पास आकर उन दोनों के बीच तलाक के बारे में बात करते हुए बोलता है, नीलू, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या बोला तू? ये हुई ना मर्दा वाली बात, ले ले तलाक, मने कोई दिक्कत कोनी। जब दहेज लेने की मारी था तेरी माँ बड़ी बड़ी बातें करे थी, मैं नू कर लूंगी, मैं नू कर लूंगी। इब क्यों होया? मेरे ते ना होता या चूल्हा चौका, मैंने पहले बताया था, दहेज देके मैंने तुम दोनों माँ बेटा ने खरीद लिया था। मैंने लॉयर से बात कर ली है, तुम कल कोर्ट आकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। तू टेंशन को नहीं ले, तलाक तो तना मैं काल ही दे दूंगी, पर मेरी बात है ना, याद रखिए,
ईब अपने घर में ना कोई गरीब घर की लड़की लाई है और उसने खुश रखी है, समझ गया? दहेज के पीछे अपना ईमान को नहीं बेचते। अगले दिन कोर्ट जाकर कागजी कार्यवाही करके उनका तलाक हो जाता है और दोनों अब अलग रहने लगते हैं। रमेश और ललिता सारी बात समझ चुके थे। रमेश ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए उसकी सभी सही और गलत इच्छाओं को माना, लेकिन उसे अब पता चल चुका था कि अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ के खुद लेने चाहिए। ललिता के लालच का शिकार वो खुद ही बन गई थी, जिससे वो ऐसी गलती दोबारा ना करने की सीख लेती है और फिर कभी अपनी मर्जी अपने बेटे पर नहीं थोपती। गौरव एक आलसी किस्म का लड़का था। उसने गर्लफ्रेंड तो पटा ली, लेकिन उसका खर्चा उठा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के साथ चाय के अड्डे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका दोस्त सौरभ कहता है, यार तेरी तो लॉटरी लग गई, हॉट गर्लफ्रेंड, करोड़पति, ऊपर से इकलौती जिससे तेरी शादी होने जा रही है। वो तो है ही मजे मेरे। शादी करने के बाद ठाट से रहूंगा, पलंग तोड़ूंगा, नौकरों को राजा की तरह ऑर्डर दूंगा। हाँ भाई, तेरे तो मजे हैं। हमारी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है कि हमें सताती रहती है और तब तक सताती है कि जब तक 10,000 की शॉपिंग ना कर ले। उसे नींद नहीं आती, आधी रात को कॉल करके बताती है, बेबी मुझे नींद नहीं आ रही, कल शॉपिंग करा देना। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं तो उसके पैसों से टॉप लेवल के क्लब्स में जाता हूँ, मजे से ऐश करता हूँ और मुझे वो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी भाभी तेरे प्यार में अंधी जो है। अरे फोन आ रहा है मेरी स्वीट हार्ट का, जरा 1 मिनट। हेलो दीपिका, हाँ बोलो। सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। ओह नो, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो। सॉरी जान, अभी तो मैं नहीं आ सकता। क्या है ना, नींद आ रही है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। ठीक है जान, ख्याल रखना अपना। अबे तूने झूठ क्यों बोला कि तू सो रहा है? इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, प्यार से बुला रही होगी तो चला जाता है ना। अबे यार, सारा दिन उसी के साथ रहता हूँ, आज तुम्हारे साथ रहने दो। चलो क्लब चलते हैं, आज मैं पिलाता हूँ। ओके तो चलो। इस तरह गौरव अपने दोस्त के साथ क्लब में पहुंच जाता है और उन्हें ट्रीट दे रहा होता है। वो पार्टी खत्म करके जैसे ही ड्रिंक्स की पेमेंट करता है, तभी एक लड़का उसके हाथ से पैसे लेकर भाग जाता है। गौरव उस लड़के के पीछे भागते भागते बालकनी में आता है। जैसे ही गौरव उस लड़के से पैसे छीनता है, इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो बालकनी की ग्रिल से दूसरी तरफ हवा में लटक जाता है और हवा में लटके हुए वो खुद से बोलता है, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं तो अपनी लक्ष्मी जी को बचा रहा था, लेकिन आपने मुझे ही खतरे में डाल दिया। प्लीज गॉड मुझे बचा लो। गौरव हवा में लटका हुआ ही होता है कि तभी उसके जेब में रखा हुआ फोन बजता है और कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपिका का था, जो कि उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, जिसकी बालकनी में गौरव लटका हुआ था। जैसे ही गौरव की नजर उस पे जाती है, वो खुद से बोलता है, नारियल से गिरे खजूर में अटके मेरे सारे नल्ले दोस्त हैं, एक भी मुझे देखने नहीं आ रहा, कब से लटका हुआ हूँ। ऊपर से दीपिका भी यहीं आ गई। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, घर पर सो नहीं रहा था, तो कच्चा चबा कर खा जाएगी और फिर पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरा जूता गिरने वाला है, भगवान मुझे और मेरे जूते को बचाओ, इसके पास ना जाए बस। वो इतना बोलता ही है कि गौरव के पैरों से जूता निकलकर गिर जाता है और दीपिका के पास ही गिरता है, जिसके बाद वो ऊपर देखती है और बोलती है, ऊपर तक कोई नहीं दिख रहा, फिर ये जूता कहाँ से आया? और ये जूता तो गौरव का है, मैंने ही उसे दिलाया था, पर ये यहाँ कैसे? कहीं उसने मुझे पागल तो नहीं बनाया? घर का बहाना बोलकर वो यहाँ क्लब में आया हो, अभी कॉल करती हूँ। वो इतना बोलती ही है कि इतने में उसके दोस्त आकर गौरव को बचा लेते हैं और गौरव बोलता है, शुक्र है यार तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं गिरता और दीपिका की नजरों में भी गिर जाता। भाभी तुझे फिर से कॉल कर रही है, उठा ले। हाँ उठाता हूँ। हेलो, हाँ दीपिका बेबी। कहाँ हो तुम गौरव? तुम्हारा जूता मुझे क्लब के पास मिला, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं बेबी, झूठ नहीं बोल रहा। वो तो मैं क्लब के पास आया था एक दोस्त की मदद करने, तभी एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था। उसे रोकने के लिए मैंने उसे जूता फेंक कर मारा। तो मेरे पास आ जाओ ना बेबी। जान अब तो हूँ नहीं मैं वहाँ, ऐसा करो तुम आ जाओ, कल मिल लूंगा तुमसे मैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। गौरव उसके पैसों पर चीजें खरीदता रहता। थोड़े टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं।
इस बात की खबर दीपिका की माँ मंजू को नहीं होती। दीपिका और गौरव जैसे ही शादी करके अपने घर जाते हैं, तभी दीपिका अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ देखो मेरे साथ कौन आया है, जल्दी आओ ना। अरे हाँ बेटा बोल, आ गई मैं। ये क्या, ये कौन है? और तू शादी के जोड़े में? क्या तूने मुझे बिना बताए इस लड़के से शादी कर ली? आखिर है कौन ये लड़का, क्या स्टेटस है इसका, बता सकती है? माँ ये गौरव है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है और हाँ मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, मुझे सब कुछ बताता है। और आज से ये आपका दामाद है तो इसका स्टेटस तो खुद ही हाई हो गया। बेटी तू ये कैसी बातें कर रही है? और तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करता है ये। नहीं मम्मी जी, मैं दीपिका से बहुत प्यार करता हूँ, आपके पैसों से नहीं। हाँ मानता हूँ आज कोई नौकरी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। वाह बेटी, इतना बड़ा कदम उठाया तूने और मुझे बताया भी नहीं। ना तो ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा है, ना ही इसका कोई ठिकाना है। पर मम्मी जी मैं तो अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ। दीपिका देख तेरे पति को कैसे बिना सिर पैर वाली बातें कर रहा है। माँ अब जो हो गया सो हो गया, अब गौरव मेरा पति है और आपका दामाद है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा माफ करो, हलवे की प्लेट साफ करो। वाह, खड़े खड़े मेरी बेटी ने इसको इतना अमीर बना दिया, अब ये यहाँ जमाई बनकर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगा। ठीक है बाबूलाल, इसका कमरा तैयार करो। मम्मी जी दूसरे कमरे की क्या जरूरत है, मैं दीपिका के कमरे में ही रहूंगा आपसे। इस तरह गौरव को दीपिका से शादी करने के बाद उसका ससुराल मिल गया था, जहां वो घर जमाई बनकर अपनी जिंदगी बिताने लगता है। शादी के कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन गौरव अपने कमरे में लेटकर आराम फरमा रहा होता है। तभी उसकी सास उसके पास जाती है और कहती है, अरे दामाद जी समय देख रहे हो आप, क्या हो रहा है? हाँ मम्मी जी 2 बजने वाले हैं। हाँ 2 बजने वाले हैं और तुम हो कि अभी तक बिस्तर से ही नहीं उठे। मैं बस उठने ही वाला था मम्मी जी। कब? जब खाना खाने के लिए आपको मेरी बेटी बुलाने आती। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मंजू और गौरव एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दीपिका आ जाती है और गौरव को जगह देखकर उससे बोलती है, अरे आप उठ गए, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको उठाने ही आने वाली थी। अब देखो मैंने क्या कहा था तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं लेट तक सोता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा तो बताओ ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? अरे मेरी प्यारी मम्मी जी, दीपिका से प्यार करने से ज्यादा कोई और भी जरूरी काम हो सकता है क्या? क्यों दीपिका? हाँ बेबी, अच्छा चलो मैंने खाना बना दिया है, माँ आप भी आ जाइए। ऐसा कहकर दीपिका वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे गौरव भी निकल जाता है। मंजू वहीं खड़ी खुद से बोलती है, मैं क्या करूँ इस आदमी का, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मेरी बेटी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरी बेटी है कि ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद मंजू भी सबके साथ खाने के लिए नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है गौरव पहले से ही खाना खाने बैठ चुका है। मंजू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गौरव से बोलती है, थोड़ी सी शर्म लिहाज है या नहीं है तुम दोनों के अंदर? क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और इनके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? आज तू कुछ नहीं बोलेगी दीपिका, तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ हुआ क्या है ये तो बता दो। ये कहीं का राजा महाराजा है क्या जो सबसे पहले आकर खाने की टेबल पर बैठ गया? अरे हम मर गए थे क्या? बस सारा दिन तो ये बिस्तर पर पड़े पड़े कमर तोड़ता रहता है और बाकी के समय महाराज जी को शाही खाना चाहिए। मंजू गुस्से में आकर गौरव को बहुत कुछ सुना देती है। गौरव भी सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है, जिसके बाद वो मंजू से सिर्फ एक ही बात बोलता है, आपको मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है ना मम्मी जी? तो ठीक है, मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रही हैं? अरे दीपिका ये इसके बहाने हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला। दीपिका की कसम, मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और अब मैं उसी दिन लौट कर आऊंगा जब मैं एक काबिल इंसान बन जाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर गौरव वो घर छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद गौरव बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी कंपनी में जॉब ढूंढता है, जिसके बाद वो पूरी ईमानदारी और लगन से वहाँ काम करता है और 6 महीने बाद वो वापस अपने ससुराल में जाता है, जहाँ दीपिका उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गौरव दीपिका से बोलता है, कैसी हो मेरी जान? बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके बिना एक एक पल कैसे काटा है।
सासू माँ कहाँ है? वो इतना कहता ही है कि तभी मंजू आती है और इतरा कर बोलती है, ओ तो दामाद जी आए हैं, आ गए ना खाली हाथ मटकाते हुए। देखा बेटी, मैंने तो कहा था ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। इतने टाइम बाद आया और 2 पैसे भी कमा नहीं पाया। ये क्या तुम्हें खुश रखेगा? मैं तो कहती हूँ अभी के अभी इसे डिवोर्स दे दे। ये ले पेपर और साइन करके इसके मुंह पे मार। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आप ऐसे सोच सकती हैं। दीपिका, आज मम्मी जी को बोलने दो। उनके अंदर की सारी गुस्से भरी बातें आज बाहर आ जाने दो। मम्मी जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बाहर चलिए। गौरव मंजू और दीपिका को जैसे ही बाहर लेकर जाता है तो मंजू उस ऑडी को देखकर हैरान हो जाती है। गौरव उसे और भी एक्सपेंसिव चीजें दिखाता है, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बताता है कि ये सब उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। उसका ये जज्बा देखकर मंजू उससे माफी मांगती है और उस पर विश्वास करते हुए अपनी कंपनी उसे हैंड ओवर कर देती है, जिसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब मंजू अपने दामाद को कभी भी नल्ला कहकर नहीं पुकारती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।